वेरी गुड मॉर्निंग। कल हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट में कुछ एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। एप्लीकेशंस ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें हमने किया था एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशंस एंड द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। एंड आज हम जो शुरू कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और उसके बाद हम करेंगे मास ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। शुरुआत है टाइम डायलेशन से, काल वृद्धि। काल मीन्स समय। समय का मापन एक अपेक्षिक होता है, दैट इज अ रिलेटिव टर्म्स। अभी तक तो हम इसको निरपेक्ष मानते आए हैं, परंतु जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उससे ये सिद्ध होता है कि ये समय का अपेक्षिक वैल्यू है, रिलेटिव टर्म्स है, और यह निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। इस प्रभाव को स्पष्ट करने के प्रूव करने के लिए हम लॉरेंज रूपांतरण का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं ये देखते हैं। माना कि एक एस निर्देश तंत्र जिसमें एक घड़ी x = x0 पर स्थित है, मीन्स स्टेबल है, वहाँ पर वह दो अलग अलग समय पर अलग अलग होने वाली घटनाओं को नोट करती है, रिप्रेजेंट करती है, व्यक्त करती है। कौन कौन से? पहला है x0 t1 टाइम पर, और दूसरी होती है x0 t2 पर। मीन्स दोनों की स्थिति एक ही है, परंतु समय अलग अलग है, एक का t1 एक t2। अब इसके रेस्पेक्ट में एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डेस मानते हैं, जो इसके सापेक्ष v वेग से गति करता है, जैसे हम पहले मानते आए हैं कि प्लस x दिशा में v वेग से गति करता है। तो लॉरेंज रूपांतरण से हम सब जानते हैं कि t2 डैश इक्वल टू अल्फा t2 माइनस वी एक्स जीरो बाई सी स्क्वायर एंड द t1 डैश इक्वल टू अल्फा t1 माइनस वी एक्स जीरो बाई सी स्क्वायर। t1 डैश t2 डैश एस डैश में मापे गए समय है, और t1 t2 एस निर्देश तंत्र में मापे गए समय है। दोनों का उपयोग करें t2 डैश माइनस t1 डैश, तो हमें मिलता है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय द t2 माइनस t1। यदि हम यह कहें कि t2 माइनस t1 को t0 से रिप्रेजेंट करें, टो जीरो कह सकते हैं, t0 भी कह सकते हैं, एंड t2 डैश माइनस t1 डैश को हम टो या t कहते हैं, तो जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है टो इक्वल टू अल्फा टो जीरो। और अल्फा की वैल्यू सब जानते हैं, क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। So this tau equal to tau 0 divided by root of 1 minus v square c square. Normally v is less than c। यदि प्रकाश के वेग के बराबर नहीं है तो कण का वेग या आपस में निर्दिष्ट तंत्रों का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। सो इन दैट केस tau will be greater than tau 0, यानी काल में वृद्धि हो जाती है। कौन से काल में वृद्धि हुई? जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें जो समय अंतराल हमने मेजर किया दो इवेंट्स के बीच में, वह ज़्यादा प्राप्त होता है बजाय स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। तो क्या निष्कर्ष निकलता है? टो इज ग्रेटर देन टो जीरो, यानी गतिशील निर्देश तंत्र एस डैश में स्थित प्रेक्षक द्वारा मापा गया समय अंतराल स्तर निर्देश तंत्र यानी एस में मापे गए जिसमें घड़ियाँ स्तर है की तुलना में अधिक होता है। द टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर with respect to which the clock is moving is greater than the time interval measured by the observer in which the clock are static or at rest. So यह एक परिभाषा है काल वृद्धि की, यानी वही समय हमें ज़्यादा, मतलब वहाँ पे जो समय अंतराल है वह ज़्यादा होता है, यानी वो धीरे धीरे चलती है घड़ियाँ। चलती हुई घड़ी मतलब ये है कि धीरे चलती है। इसका एक उदाहरण देखें कि एक रॉकेट में कोई बंदा जा रहा है घड़ी लेके, या कोई बंदा है जिसके पास टाइम पीस है, एक ज़मीन पर है, और जो रॉकेट है उसका वेग लगभग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर है। तो यह पाया गया कि जो समय अंतराल है चलती घड़ियों में, मतलब उस रॉकेट में जो समय अंतराल है वह ज़्यादा होता है बजाय जो नीचे जो स्टेबल है उस घड़ी के अनुपात में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम डायलेशन। इसके लिए कुछ और परिभाषाएं छोटी छोटी है। उचित समय अंतराल, टाइम प्रोपर टाइम इंटरवल टो जीरो, वह समय अंतराल जिसमें घड़ी स्तर हो, मीन्स स्तर निर्देश तंत्र द्वारा मापे गए दो इवेंट्स के मध्य जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम उचित समय अंतराल कहते हैं। द टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर रिलेटिव टू विच द क्लॉक आर स्टैटिक इज कॉल्ड द प्रोपर टाइम इंटरवल। डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है। इसका एक आसान सा तरीका, क्योंकि हम कई तरह से इसको समझ सकते हैं, तो जो एक आसान सा फॉर्मूला मिलता है वो ये है कि कोई भी दो घटनाएं, दो इवेंट्स के मध्य कालांतर, टाइम डिफरेंस, टाइम इंटरवल,
जो एक बिंदु पर मापे गए हो तथा जिसके सापेक्ष निर्देश तंत्र गतिशील हो। यानी गतिशील निर्देश तंत्र के लिए जो कॉन्सेप्ट आता है, जो टाइम इंटरवल आता है, वो किसके बराबर होता है? स्तर प्रेक्षक द्वारा मापे गए टाइम इंटरवल में भाग देते हैं अपन √1 - v² c² का। So this is a methods by which we can calculate the time interval by moving objects. अब एक बहुत इम्पोर्टेंट हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वो था कि m = m0 / √1 - v² c²। यानी जो द्रव्यमान है वह प्रकाश के वेग से या कण के वेग से गति करता है तो वो परिवर्तित हो जाता है। यानी वेरिएशन ऑफ द मास विथ वेलोसिटी, कि द्रव्यमान वेग के सापेक्ष बदल जाता है, या मास ऑफ मूविंग पार्टिकल्स, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। क्लासिकल थ्योरी में हमने ये माना था कि मास एक द्रव्यमान एक भौतिक स्थित राशि है, स्टेबल है, कोई चेंजेस नहीं होता, किसी पे डिपेंड नहीं करता, कोई वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। परंतु जब हम रिलेटिविटी में पहुंच जाते हैं, v इज नियरली इक्वल टू द c, इन दैट कंडीशन ये द्रव्यमान बदल जाता है। m = m0 / √1 - v² c² होता है, जहाँ हम m0 को रेस्ट मास कहते हैं, स्तर कण का द्रव्यमान कहते हैं, और m जो है दैट इज मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, c प्रकाश का वेग हो जाता है। अब इसको डिराइव कैसे करते हैं? कुछ स्टेप्स है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, देखते हैं। वही हमारा जो पुराना फॉर्मूला है कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, एक s स्तर होता है, s' मूव करता है विथ वेलोसिटी v। तो माना कि s' निर्देश तंत्र s के सापेक्ष प्लस x दिशा में v वेग से गतिशील है। इसमें m द्रव्यमान के दो कण a व b, जिनके वेग एक का +u है, दूसरे का -u है, यानी दोनों के बराबर है और विपरीत दिशा में गति करते हैं। जब परस्पर टक्कर करते हैं और इनकी जो टक्कर है वो प्रत्यास्थ टक्कर है, तो जो फिगर बना सकते हैं अपन, पॉसिबल फिगर, वो इस तरह से बनता है कि S हमारा स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, S' इसके रेस्पेक्ट में +v वेग से +x' दिशा में मूव करता है। दो पार्टिकल्स है a व b, दोनों के द्रव्यमान समान है, टक्कर से पूर्व, दोनों के वेग परस्पर विपरीत है, समान एवं विपरीत है। तो यदि हम संवेग संरक्षण का नियम लागू कर दें तो हम सब जानते हैं टक्कर से पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग, mu - mu, क्योंकि पहले का संवेग mu होता है, दूसरे का क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है तो -mu हो गया। अब मान लेते हैं कि इनके द्रव्यमान बदल जाते हैं टक्कर के बाद, एक का m1 मान लिया, दूसरे का हमने m2 मान लिया, और ऐसी स्थिति में हम सब पता है कि दोनों का संवेग एक ही हो जाता है v', क्योंकि जो हम 11th क्लास में जो पढ़ के आए हैं टक्कर का इलास्टिक कोलिजन में, उसमें देखिए जब जुड़ जाते हैं तो दोनों के वेग एक हो जाते हैं। यानी इस कंडीशन में v' 0 हो जाता है, अर्थात टक्कर के पश्चात दोनों s' में s' निर्देश तंत्र में तो रेस्ट में आ जाते हैं। परंतु यदि s से देखें, जो s पे ऑब्जर्वर है उसके सापेक्ष यदि हम देखें तो क्या होगा इन दोनों कोणों का वेग, क्योंकि हम सब जानते हैं कि s' में जो स्तर कण है वह भी s' की स्पीड से यानी v वेग से गति करता है। अतः यदि s के सापेक्ष दोनों कण टक्कर के बाद v वेग से गति करते हैं, सो जो फॉर्मूला बन जाता है हमारा वो क्या होता है, देखिए वेलोसिटी ऑफ एडिशन लिखा आपने u = u' प्लस v डिवाइडेड बाई 1 + vux बाय द c², इसको हम ux' भी लिख सकते हैं। ux = ux' प्लस v डिवाइडेड बाई 1 + vux बाई c², यानी डेस वाले में हम प्लस लगाते हैं, जो पहले से बता चुके हैं। तो s निर्देश तंत्र में यदि प्रथम कण का जो टक्कर का वेग है, समझिए इसको s' में हमने माना था u टक्कर से पहले, और हम इसी कण को यदि हम देखें s निर्देश तंत्र में तो उसका जो वेग आता है वो u1 आ जाता है। सो द u1 = u + v डिवाइडेड बाई 1 + vu बाई c²। इसी प्रकार यदि b का देखें अपन तो u2 आता है -u + v डिवाइडेड बाई 1 - vu बाई c²। s निर्देश तंत्र में a व b के द्रव्यमान m1 m2 है। तो जो संवेग संरक्षण के नियम से लागू होता है वो क्या होता है, देखिए m1 u1 + m2 u2 = m1 + m2 मल्टीप्लाइड बाय द v, क्योंकि s' निर्देश तंत्र में वह दोनों कण रेस्ट में रहते हैं और s' s के सापेक्ष v वेग से गति करता है।
इसलिए दोनों कणों का जो टक्कर के पश्चात वेग होता है वो v ही होता है। इक्वेशन सेकंड थर्ड फोर्थ से यदि हम काम में लेते हैं तो क्या मिलता है, m1 मल्टीप्लाइड बाय द u प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी यू बाई सी स्क्वायर प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय द माइनस u प्लस वी डिवाइड बाई 1 माइनस वी यू बाई सी स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू द v। रीअरेंज कर दें, m1 के जो मल्टीपल्स एक तरफ ले आए और m2 के अलग ले आए, तो जो मिलता है हमें वो मिलता है m1u मल्टीप्लाइड बाय द 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वी यू बाई सी स्क्वायर इक्वल टू m2u मल्टीप्लाइड बाय द 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वी यू बाई सी स्क्वायर। इसको और रीअरेंज कर दें हम, m1 बाई m2, तो जो ऊपर की टर्म सब काफ़ी कैंसिल हो जाती है, तो मिलता है m1 बाई m2 इक्वल टू 1 प्लस वी यू बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वी यू बाई सी स्क्वायर। अब हम एक एक कॉन्सेप्ट को अलग कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे, परंतु 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी वन स्क्वायर कैलकुलेट करें, सी स्क्वायर कैलकुलेट करें, u1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो मिलता है हमें v प्लस यू बाई द सी एंड दिस इज v प्लस यू बाई द सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो इसको रीअरेंज करें, इस तरह से इसे एक्सपेंड किया हमने एलसीएम लेके, तो जो रिजल्ट मिलता है 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई द सी स्क्वायर का वो प्राप्त होता है 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई द 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी यू बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसी तरह से हम दूसरे पार्टिकल के लिखें तो 1 माइनस यू टू स्क्वायर बाई दी सी स्क्वायर को मिलता है 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस वी यू बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर की टर्म्स दोनों में एक जैसी है, नीचे प्लस माइनस का चक्कर हो जाता है, तो जो इन दोनों को रेशो करके देखें 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस यू टू स्क्वायर बाई द सी स्क्वायर, तो मिलता है 1 माइनस वी यू बाई द सी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वी यू बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और हमने जो कैलकुलेट किया है वो क्या था, m1 बाई m2 इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया था 1 प्लस वी यू बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वी यू बाई सी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर दें तो मिलता है हमें 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस यू टू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू m2 बाई m1 का स्क्वायर, या m1 बाई m2 इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस यू टू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई द सी स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दें, रीअरेंज किया जाए, m1 मल्टीप्लाइड बाई द 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू m2 रूट ऑफ द 1 माइनस यू टू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड चेक करें, दो इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं। पहले वाले में लेफ्ट हैंड साइड में केवल प्रथम कण के लिए दूसरे कण का कितने परिवर्तन कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो राइट हैंड साइड है उसमें सेकंड पार्टिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं, फर्स्ट पार्टिकल में कोई परिवर्तन करें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये सभी टर्म्स एक तरह से एक कांस्टेंट के बराबर होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और मान लेते हैं कि वह m0 है, क्योंकि ये जो डायमेंशन से चेक करें तो इसका जो आता मास वह m0 के बराबर होता है। सो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो मिलता है m1 इक्वल टू m0 डिवाइड बाई 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट, और m2 को भी यही आता है m0 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस यू टू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस तरह से और भी कई पार्टिकल्स ले रहे हैं हम, तो सबके लिए जैसे आता है तो एक जनरल फॉर्मूला मिल जाता है m इक्वल टू m0 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्या प्रूव करता है, ये प्रूव करता है क्योंकि v इज़ ऑलवेज लेस देन द c मोस्टली, तो इसका मतलब नीचे वाली टर्म्स एक से कम होती है, तो m इज़ ग्रेटर देन m0, यानी कण का वेग एक से अधिक ही होता है, m बाई m0 जो है वो एक से अधिक होता है। ग्राफ प्लॉट करके देखें अपन, तो v बाई सी जब मान 1 हो जाता है तो m की वैल्यू अनंत हो जाती है, बाकी ये बढ़ता जाता है इस तरह से, और v इक्वल टू सी हो जाए दैट इज़ द इनफाइनाइट वैल्यू। सो वी से कि जब रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज आ जाती है v इज नियरली इक्वल टू सी होता है, तब ये फॉर्मूला ज़्यादा प्रभावी होता है। बाकी तो यह लगभग m इक्वल टू m0 ही हो जाता है जब v इज़ वेरी वेरी लेस देन c, सो देन वी सी मोस्टली m इक्वल टू m0, जो हमारा क्लासिकल रिजल्ट्स होता है चिरसम्मत यांत्रिकी में आता है। परंतु यदि रिलेटिविस्टिक टर्म्स में ये पहुंच जाता है तब कण का द्रव्यमान वेग के सापेक्ष बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, एक से अधिक हो जाता है। सो ये काफ़ी है। नेक्स्ट टर्न पे हम करेंगे E इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टीन का प्रसिद्ध फार्मूला। आज इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।